गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मौर्यन डायनेस्टी के मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिस्कस किया था। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस मोस्टली आती है कि डिस्क्राइब द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। तो इट कैरी 4 मार्क्स। इस क्वेश्चन मोस्टली जो है 4 मार्क्स से कैरी करती है। इस तरह से आपको उसके पूरी की पूरी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से पद में किसे रखा गया, समाहर्ता है, उसके बाद ट्रेजरी इंचार्ज भी थे। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने सेंट्रल देखा कि मोस्टली इट वाज सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय द किंग, बट द किंग वाज नॉट द ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक नहीं थे। और साथ साथ फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर में भी फिर उन्होंने स्टेट को जो मोस्टली दैट वाज उनके जो गुरु थे चंद्रगुप्त के चाणक्य, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया था दैट वाज द प्रोविंसेस जो है वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, 5 में डिवाइड किया था। और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वाज कंट्रोल बाय इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स थे, इवन जो किंग्स प्रिंसेस जो प्रिंस होते थे उनको भी दिया गया था। फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखा गया कि सिटीज़ के अंदर में भी तो स्टेट वो जब डिवाइड करेंगे तो स्टेट को डिवाइड करते डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोई ना कोई वहाँ पे अलग अलग जो वर्क डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके अलग अलग समाहर्ता, ओवरऑल स्थानिक गोपा, और इन स्थानिक एंड गोपा को कंट्रोल कौन कर रहा था, समाहर्ता सुपरवाइज कर रहे थे ताकि काम जो है सही से हो जाए। तो इसके बाद फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी वहाँ पर भी कमेटी फॉर्म कर दिया था, जहाँ पे ईच कमेटी तो मोस्टली 30 मेंबर्स थे और कमेटी थी मोस्टली इसको डिवाइड किया था 6 कमेटी में, और हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम जो है अपना अपना देख रही थी। फिर इसके साथ साथ उन्होंने मिलिट्रीज के ऊपर भी, तो मिलिट्रीज में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंट्री कोई भी राज्य हो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनका जो मिलिट्री कैसा है, सोल्जर्स किस तरह से है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो मिलिट्री सिस्टम्स में वापस से एक बार रिपीट करते मिलिट्री, तो मिलिट्रीज जो था वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कंट्री को कोई भी रीजन्स को कंट्रोल करना है तो स्ट्रॉन्ग आर्मी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्होंने भी इनको सेपरेट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि इनके ऊपर भी आराम से सुपरवाइज करके आराम से मेंटेन करे और सब कुछ स्मूथली वर्क करे। तो यहाँ पर भी इट वॉज बीन डिवाइड इनटू 6 कमेटी, 6 कमेटी में डिवाइड किया, और हर कमेटी इट हैज़ 5 मेंबर्स। सो दिस कमेटीज जो थे वो क्या करेंगे, ये सारे जो कह रहे हैं दे विल लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी। तो ये कमेटी का काम था ये सारे 5 जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट्स को देखना कि कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे करना है। तो इसमें से कौन कौन से, जैसे पैदल सोल्जर्स जो थे, सोल्जर्स ऑन फुट। फिर अश्वा जो एनिमल्स से कैरी करते जैसे हॉर्सेस हो गया। फिर हाथी में चलने वाले जो सैनिक थे, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट। फिर रथ, कुछ सोल्जर्स जो रथ को यूज़ करते थे तो सोल्जर ऑन चैरियट। एंड द नेवल फोर्सेस, तो नेवी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो कोस्टल एरिया उन्होंने कनकर किया था साउथर्न इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर भी चाहिए, तो नेवल फोर्सेस भी था। तो ये सारे इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया गया था। फिर अंतपाल को भी रखा गया था, इसकी इम्पॉर्टेंट था काम कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है इसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू इशू जो भी होगा मिलिट्री को, किस तरह से मिलिट्री को मैनेज किया जाए। तो इसी तरह से अंतपाल का काम था टू मैनेज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिलिट्री। फिर अंतपाल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसे एक और भी काम दिया गया था अंतपाल को, टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर बॉर्डर। तो जो बॉर्डर है उस राज्य का जो सीमा है उसके ऊपर नज़र रखना कि कई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, कोई मतलब कोई एनिमीज तो नहीं है, इस तरह से। इवन मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक्स लिखी थी इंडिया से जाने के बाद इंडिका, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पीरियड में ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य बिकॉज ही वॉज एज एम्बेसडर्स जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ही थे मेगास्थनीज। तो इन्होंने बताया उनकी बुक्स के थ्रू कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सोल्जर्स थे ऑन फुट। फिर 50,000 जो थे वो हॉर्समैन थे। फिर 9,000 एलिफेंट्स थे एंड 800 चैरियट्स थे। तो इतने सारे
जो सैनिक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास थे। तो ऑब्वियसली अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतने थे तो बाद में उनके पुत्र जितने आए, बिंदुसार आए, फिर अशोका आए, दे हैव इंक्रीज देयर सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो इसी तरह से इट वॉज बीन डिस्क्राइब इन मेगास्थनीज। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो जुडिशियल सिस्टम्स की, किस तरह से जुडिशियल सिस्टम जो था इन द मौर्यन डायनेस्टीज के पीरियड में वो किस तरह से उन्होंने उससे वर्क किया था, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सही से सबको सेटिस्फाई करना, तभी उसे कहा जाता है कि जो किंग है वो सही है, क्योंकि अगर वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ओवरऑल जिस तरह से किंग का कहा गया सुप्रीम हेड, जैसे अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में ले लेते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट वॉज द हेड, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे अगर हम मूव करते हैं तो सुप्रीम के बाद आता है स्टेट। स्टेट में जो स्टेट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट है ना, स्टेट में मतलब वो हाई कोर्ट, वी कैन मेंशन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट बहुत सारे स्टेट से अलग अलग हाई कोर्ट से हमारे यहाँ पे, तो हाई कोर्ट हो गए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, सेशंस कोर्ट अलग अलग आ गई। तो जिस तरह से एक पिरामिड जैसा बन जाता है, टॉप में जो है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि इफ़ इन केस एक दिया गया प्रेसिडेंट को, दैट वाज फ्यू पावर्स दिया है प्रेसिडेंट के पास, तो वो एक्सेप्शनल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम्स है, पिरामिड जैसा बन जाता है कि ओवरऑल जो है सुप्रीम जो हेड हो जाएगा वो सुप्रीम कौन हो जाएगा, किंग हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा नीचे नीचे जितने सारे हैं, तो ऊपर कौन हो गया सुप्रीम में, किंग हो गया, दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद स्टेट में अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग है। तो इसी तरह से देखा जाता है कहीं ना कहीं वो पिरामिड जैसा ही फॉर्म्ड होता है। तो अब देखो यहाँ पे विलेज कोर्ट, वहाँ पे सबसे लोएस्ट में अगर जाते शुरुआत करते तो विलेज कोर्ट होता है, जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर ही सॉल्व होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। तो वी आर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल, बहुत ही लोअर लेवल में, जहाँ पे ग्रामीणी जो लोग होते हैं ग्रामीण्स के, और ग्राम वृद्धा, तो ये लोग के थ्रू ही, तो जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, तो ये ग्राम सभा हो गए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ग्राम पंचायत सॉल्व करते हैं। तो दैट इज द सिस्टम वो प्रिवेलिंग उस समय था। फिर आता है संग्रहरण, फिर द्रोणामुख, वेयर द कोर्ट, तो ये नाम दिया गया कोर्ट की, जिस तरह से हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होती है, तो यहाँ पे भी संग्रहरण एंड द्रोणामुख, वेयर द लोकल कोर्ट, और यहाँ पर ऑन लोकल एंड जनपद लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया। तो इस तरह से जनपद लेवल्स में गांव के ये अलग अलग इस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम देम सेंट्रल कोर्ट्स भी है, जैसे पाटलिपुत्र में मूव करेंगे सेंट्रल कोर्ट, तो सेंट्रल कोर्ट हो गया पाटलिपुत्र, मतलब वो सेंट्रल क्या है, वो कैपिटल हो गया। मौर्य डायनेस्टी का जो हेड था वो पाटलिपुत्र वहाँ पे दिया मोस्टली। तो इस तरह से सेंट्रल कोर्ट पाटलिपुत्र में है। इसके अलावा हर सेशन, हर प्रोविंस में, हर स्टेट में अलग अलग कोर्ट बनाया गया। इवन फिर लास्ट में किंग के पास भी जाते थे। तो इसी तरह से ये कोर्ट सिस्टम इस तरह से प्रिवेलिंग कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम ग्रामा संघा एंड किंग कोर्ट्स, दे आर टू अदर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। तो ग्रामा संघा के अलावा, किंग्स कोर्ट के अलावा भी यहाँ पे जैसे हम लोग सिविल केसेस के अकॉर्डिंग कोर्ट को डिवाइड किया जाता है कि सिविल केसेस है तो सिविल कोर्ट हो गया वो, अगर क्रिमिनल्स है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट हो गया वो। तो इसी तरह से सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के अकॉर्डिंग धर्ममिस्ता, तो ये हो गया सिविल केसेस, तो ये सिविल केसेस के लिए है। एंड कंथक शोधन, ये हो गया क्रिमिनल केसेस के लिए। तो धर्ममिस्ता ये हो गया सिविल केसेस के लिए। तो इसी तरह से ये अलग अलग कोड बना दिया गया ताकि इजीली उन्हें पता है कि हमारा प्रॉब्लम्स है तो हमें कौन से कोर्ट में जाना है। सो द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दिस कोर्ट वाज इन द हैंड ऑफ 3 धर्मस्थया। तो इनके जो जज होते हैं, ठीक है ना, धर्मस्थया द जज जो जजमेंट देंगे तो वो उनके 3 अलग अलग है। हु व्या, तो कौन कौन होना चाहिए, जो साइंस में एक्सपर्ट हो। व्यावहारिक, दैट वाज व्यवहारिक, उनकी फिलोसफी किस तरह से, उनकी वे ऑफ टॉकिंग नेचर कैसा है उसके ऊपर। एंड 3 अमस्या, इस तरह से अलग अलग एक्सपर्ट्स उसके अकॉर्डिंग वो रखा गया है। और ये धर्मस्थया जो है वो देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद जजमेंट देंगे। तो धर्मस्थया यूज टू अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट, तो क्या है ये धर्मस्थया, एक सिविल कोर्ट है। उसके बाद केसेस एसोसिएटेड विद दिस, तो इसमें कौन कौन सी केसेस आती है, थीफ, रॉबरी, लूट, विच वे आर नोन एज साहस। तो इसे उस समय जो चोरी होती है, फिर छिनताई करते, लूट मच जाते हैं, तो उस समय उसको साहस के नाम से कहा जाता था।
और ये धर्मस्थया कोर्ट में, वहाँ पर ही उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धर्मस्थया कोर्ट में ही होगा, इस केसेस की सुनवाई इसी में होगी। फिर इसके अलावा और भी केसेस है, जैसे केसेस एसोसिएटेड विद अब्यूजिंग, किसी को परेशान करना, छेड़छाड़ करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की मार पिटाई करनी हो, तो ये भी प्रॉब्लम्स जो है इसी कोर्ट में होती है, धर्मस्थया कोर्ट के अंदर ही होती है। एंड इट वॉज बिन कॉल्ड एज वक परुशिया या फिर दंड परुशिया, तो इसको दंड अलग, तो इसका नाम अलग रख दिया गया है, जिस तरह से वक परुशिया या फिर दंड परुशिया के नाम से। फिर नेक्स्ट आता है क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट में क्या है, क्रिमिनल कोर्ट में है यहाँ पर दीज वे आर कॉल्ड एज क्रिमिनल कोर्ट। सो किसे कहा जाता है, कंथक शोधन इसे कहा गया। एंड इसमें भी 3 प्रदेश 3 है एंड 3 अमस्या है, जो मिलके इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये डिस्प्यूट जो भी है स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट वर्सेस पर्सन, जैसे हमारे यहाँ पर भी स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पर भी स्टेट वर्सेस पर्सन्स, किसी भी प्रॉब्लम्स रहा किसी के थ्रू, तो उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ होगा। द सिटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जैसे हमारा मजिस्ट्रेट होते हैं, तो यहाँ पर भी जजमेंट सुनने के लिए जो जज है, तो सिटी मजिस्ट्रेट को क्या व्याहारिका महामात्रास के नाम से नाम दिया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वी आर कॉल्ड एज ऑल्सो, तो ये सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो यहाँ पे नाम दिया गया व्याहारिक महामात्रा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उनको नाम दिया रज्जुक। अकॉर्डिंग टू दिया चाणक्य, तो चाणक्य की जो उन्होंने बुक्स लिखी थी अर्थशास्त्र, उनके जो जितने सारे नीति थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने लॉ को जो मेन सोर्स कहा गया, द मेन सोर्स ऑफ लॉ, तो धर्म एक हो गया, रिलीजियस, व्यवहार्य दैट वाज बिहेवियर, और चरित्र दैट वाज कैरेक्टर, एंड शासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से वहाँ पे लोग शासन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके बेस में, तो इससे रिलेटेड जो भी केसेस होती थी वो कंतक शोधन के अंदर ही सॉल्व होती थी। तो इसी तरह से इसे क्रिमिनल के नाम से, क्रिमिनल कोड के नाम से कहा गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट आता है मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटीज जो है कैसे थी और वहाँ पे लोग कैसे, तो ये छोटा सा टॉपिक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स इट वाज एडेड इन दैट कि डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य एज वेल एज द सोसाइटी। तो ये सोसाइटी को भी इंक्लूड कर देते उसके अंदर, तो आपको उसको इस हिसाब से, जिस तरह से नंबरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, जो वर्ड्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो सोसाइटी में बहुत ही सिंपल वे से कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दो, अगेन जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसके साथ साथ मेगास्थनीज जो उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, या फिर जो अशोका के रॉक एडिक्स थी, तो ये सारा जो सोर्सेस है, कौन सी सोर्सेस है, ये लिटरेट सोर्सेस है लिखी हुई, तो जिसके थ्रू, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो फिर हिस्टोरियंस थे, दे गेट देयर इंफॉर्मेशन, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, इन सब सोर्सेस के अकॉर्डिंग ही पता चला। तो इनके कारण ही, इनके थ्रू ही वी केम टू नो दैट मॉडर्न सोसाइटीज़ में किस तरह से लोग रहते थे और क्या था, सिस्टम कैसा था। तो कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णा आश्रम सिस्टम टू बी द बेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके अकॉर्डिंग, कौटिल्य के अकॉर्डिंग वर्णा आश्रम मेन था, बेस था सोसाइटी का। फिर उन्होंने मेंशन किया कि अबाउट ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज 4 वर्नर्स ऑल्सो, उसमें उसके ऑक्यूपेशंस भी कि किस तरह से वो काम करेंगे वर्नर्स के अकॉर्डिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो कितने सारे वर्नर्स थे, 4 वर्नर्स बताया गया। जैसे पहला था यहाँ सबसे पहले जो हम लोग ने देखा दिया मेन मेनली 4 वर्नर्स है। पहला हो गया हमारा ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्रास। तो इसी तरह से 4 वर्नर्स। तो वर्नर सिस्टम जो था उस समय भी उस सोसाइटी का बेस था। तो 4 वर्नर सिस्टम था। द वर्णा आश्रम जो थे, वर्णाश्रम, उसी हिसाब से। Now, Kautilya has also mentioned about several caste. इसके अलावा ये 4 वर्नर्स के अलावा भी उन्होंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम दिस 4 वर्नर्स और भी कास्ट यहाँ पे प्रेजेंट थे मौर्यन डायनेस्टीज के अंदर, जैसे निषाद, परशव, रथकार, शाता, विदाक,
सूत, चंडाल, ये भी थे जो वहाँ पर थे। इसके अलावा और भी थे। तो ये मेन जो तरह से उन्होंने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग मेंशन किया कि अपार्ट फ्रॉम 4 वर्नर्स दिस आर आल्सो द कास्ट जो वहाँ पे प्रेवेल कर रहे थे। इवन मेगास्थनीज ने भी इसके बारे में अपने बुक पे डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने जिस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह से कास्ट सिस्टम को 4 मेन कास्ट बताते हैं, इन्होंने अपनी बुक में इन्होंने 7 कास्ट के बारे में बताया कि दैट इन इंडिया दे आर हैविंग 7 कास्ट एंड दे आर फॉलोइंग दैट। बेस्ड ऑन दैट तो उन्होंने डिस्क्राइब किया सबसे पहले दैट दिस इंक्लूड्स धनाशिक, दैट वॉज धनाशिक फिलोसोफर। फिर किसान, दैट वॉज फार्मर, किसान हो गए। फिर कारीगर या फिर शिल्पी, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्कल्पचर्स हो गए। फिर सैनिक आ गए, सोल्जर्स। फिर निरीक्षण जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, सभी सब सुपरवाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको कहा गया सभासद एंड शासक। तो सभासद एंड शासक हो गया मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो सभासद हो गए मिनिस्टर्स एंड शासक हो गए एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया कि दैट इन इंडिया दीज आर द मेन 7 कास्ट। तो ये इंडिका उनकी मेगास्थनीज ने अपने बुक में मेंशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन मेगास्थनीज ने बहुत कुछ बुक्स में जो मेंशन किया था, इवन इसने कहा कि इन्होंने ये चीज़ों को इग्नोर किया दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट, कलर एंड ऑक्यूपेशन, ऐसा कुछ नहीं था। सो ये चीज़ों के बारे में उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा क्लासीफाई नहीं की, इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब चर्चा नहीं किया। फिर मौर्यन पीरियड के अंदर जो वुमेन्स की कंडीशंस थी, इट वॉज बीन नॉट क्लियर वेरी कि वहाँ पे कैसी थी, लेकिन फिर भी एज्यूम किया जाता है स्टिल कि मोस्टली सेटिस्फैक्ट्री, वैसे टू बी सेटिस्फैक्ट्री, कि ज़्यादा अच्छा नहीं था या बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं, जस्ट सेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन फिर भी अगर पोजीशन देखा गया स्मृति पीरियड को अगर कंपेयर किया जाता है तो उससे बेटर था, स्मृति पीरियड से बेटर था, क्योंकि वहाँ पर मौर्यन डायनेस्टीज के समय में, मौर्यन किंगडम्स के समय में वुमेन्स वे अलाउड टू रीमैरी, उनको रीमैरी करने के लिए परमिशंस था एंड परफॉर्म नियोगा। तो इस तरह से ये चीज़ें के लिए कहा गया, लेकिन पूरी उसके कैसे सिचुएशन था, क्या था, इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। तो हमारा जो है मेनली देखा जा रहा है कि मौर्यन डायनेस्टी का पूरा टॉपिक मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शायद गुप्ता डायनेस्टी होगा। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे जो मैप है इंडिया का, जहाँ पे दे हैव कंट्रोल लगभग जो है इंडिया का 80% एरिया दे हैव बीन रूल्ड अंडर मौर्यन किंगडम्स, इसीलिए इसको मौर्यन एम्पायर्स के नाम से, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इस तरह से। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।